गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। अपन बात कर रहे थे परिसंचरण तंत्र की कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? क्या होता है परिसंचरण तंत्र? तो जो मानव में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र क्या कहलाती है? जो अपनी बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ है, जो अपनी बॉडी में पोषक पदार्थ है, जो ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ है, उनको क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम। मतलब कि उनको एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना है, पूरी बॉडी में अंगों तक पहुंचाने का काम करने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोसेस परिसंचरण तंत्र कहलाती है। फटाफट जुड़ जाओ ताकि एक एक पॉइंट समझ में आए, फिर मत बोलना ये पॉइंट समझ में नहीं आया। फटाफट फटाफट आ जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ हो गए, जो उत्सर्जी पदार्थ हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, प्लस जो ऑक्सीजन है तथा CO2 है, तो इनका क्या होता है? इनका क्या करना है? अपनी बॉडी के अंदर एक अंग से दूसरे अंग तक या एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, जो पूरी प्रोसेस होती है पहुंचाने की, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र कहलाती है। वह प्रोसेस क्या कहलाएगी? परिसंचरण तंत्र कहलाएगी। कैसे? कि किसी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया, कि इन पदार्थों को, जो पोषक पदार्थ होते हैं, इनको बॉडी में कैसे पहुंचाया जाए, एक एक भाग तक कहां तक कैसे पहुंचाया जाए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र के द्वारा पोषक पदार्थों को अपनी पूरी बॉडी के सभी भाग तक पहुंचाया जाता है, सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र कहलाती है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये चीज तो समझ में आई कि जो पोषक पदार्थ हो गए, जो उत्सर्जी पदार्थ हो गए, जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है, वो अपनी बॉडी में कैसे पहुंच रही है। पूरा एक तंत्र काम कर रहा है ना, पूरी एक प्रक्रिया काम कर रही है कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। तो जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र कहलाती है। ठीक है, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। जो परिसंचरण तंत्र होता है, नोट कर लिया फटाफट। जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, समझना। यहाँ पे नोट्स तो अवेलेबल मिल जाएंगे, नोट्स में दे दूंगी, नोट्स मेरे को कमेंट कर देना नोट्स चाहिए हो तो। लेकिन अभी जो मैं समझा रही हूँ वो समझना है, यहाँ नोट्स नहीं लिखना है, पहले नोट्स मिल जाएंगे आपको अवेलेबल। ठीक है, जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो तरह का होता है। परिसंचरण तंत्र कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा कौन सा हो गया? बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा कौन सा हो गया? बंद परिसंचरण तंत्र। पहला हो गया खुला, दूसरा हो गया बंद परिसंचरण तंत्र। क्या मतलब होता है खुला परिसंचरण तंत्र का और क्या मतलब होता है बंद परिसंचरण तंत्र का, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके इनमें जो रुधिर होता है, इनमें जो रुधिर होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की या कोई भी प्रकार की क्या होती है? वाहिनियां नहीं होती है, कोई भी प्रकार की वाहिकाएं नहीं होती है।
कैसे रुधिर की वाहिनियां नहीं होती है, मतलब कि रुधिर वाहिनियां इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। जो खुले परिसंचरण तंत्र होगा इनमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती है, एब्सेंट होती है, इनके अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं होगी। लेकिन इनके अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं होगी, लेकिन जो ब्लड रहेगा, जो रुधिर रहेगा, जो रक्त रहेगा, वो कहाँ रहेगा? अंगों के आसपास स्थित रहेगा। कहाँ रहेगा? अंगों के आसपास स्थित रहेगा। जैसे कि कोई अंग है तो इसके आसपास रुधिर प्रेजेंट रहेगा। इनके अंदर कोई रुधिर ब्लड सेल्स नहीं होती है, रुधिर वाहिनियां नहीं होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखो, ये किस किस में खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर होता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल देखो, झींगा। झींगा कहाँ पाया जाता है? पानी के अंदर पाया जाता है। पानी के अंदर तालाब है, वहां मिलता है झींगा। तो इसके अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला। कौन सा होता है? खुला। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल इसका देखो, कीट। कीट ये तो स्थलीय जीव है, तो कीट के अंदर भी कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके फटाफट उतार लेना। फिर देखो, बंद परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? रेड ब्लड रुधिर कोशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं होती है, छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली क्या होती है? रुधिर वाहिनियां प्रेजेंट होती है। क्या होती है? रुधिर वाहिनियां इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जो रुधिर इनके अंदर जो रुधिर रहता है वो धमनी और सिराओं में बहता है। जो इनमें रुधिर वाहिनियां प्रेजेंट रहेगी तो 100% रुधिर बहेगा। तो जो रुधिर है वो धमनी और सिराओं के अंदर बहता है। इनमें रुधिर वाहिनियां प्रेजेंट होती है, उपस्थित रहती है, उपस्थित रहती है। प्लस इनके जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो किसके अंदर बहता है? रुधिर धमनी व सिराओं के अंदर बहता है। किसके अंदर बहता है? धमनी व सिराओं में बहता है। किसमें बहेगा? धमनी व सिराओं में बहता है रुधिर। ठीक है, नोट कर लेना, नोट करो। और धमनी और सिरा इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ से जो रुधिर होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? हृदय पे, हृदय में पंप किया जाता है। मतलब जो धमनियों और सिराओं के अंदर जो रुधिर प्रेजेंट रहेगा, धमनियों और सिराओं में जो खून रहता है उनके ऊपर एक दाब लगता है। इस दाब के द्वारा जो ब्लड होता है वो कहाँ सप्लाई किया जाता है? हृदय में, अपने हार्ट के अंदर ब्लड है वो पंप किया जाता है। किसके द्वारा? रुधिर दाब के द्वारा। ठीक है, तो इनके अंदर तो रुधिर रहता है, तो यह रुधिर ब्लड हृदय के अंदर सप्लाई किया जाएगा। किसके द्वारा? रुधिर दाब लगता है इनके ऊपर। इनके ऊपर क्या होता है? रुधिर दाब उत्पन्न होता है, पंप किया जाता है रुधिर। ठीक है, फटाफट नोट करो। एग्जाम्पल, जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वह किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मनुष्य में। एग्जाम्पल लिख लो इसका, बंद परिसंचरण तंत्र हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर देखो हेडिंग डालो, रुधिर वाहिकाएं। जो रुधिर वाहिकाएं होती, ये मिटा दूं। जो रुधिर वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिकाएं जो मैंने अभी बताई, जो बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर प्रेजेंट होती है, जो रुधिर वाहिकाएं होती है वह 3 तरह की होती है। रुधिर वाहिकाएं क्या होती है? रुधिर वाहिकाओं का क्या मतलब हुआ? कि रुधिर वाहिकाओं का मतलब हुआ कि अपने अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए कुछ वाहिकाएं प्रेजेंट होती है, जो क्या काम करती है? रुधिर का वितरण करती है, रुधिर को अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करती है रुधिर वाहिकाएं। कौन करती है? रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं क्या करेगी? अपने अंदर जो ब्लड है वो अलग अलग जगह कैसे पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? वो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पहुंचता है। रुधिर वाहिकाएं कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। 3 तरह की होती है। पहली हो गई धमनी, दूसरी हो गई सीरा और तीसरी हो गई केशिकाएं। नॉट कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं। क्या होती है? केशिकाएं। पहली हो गई धमनी, दूसरी हो गई सीरा, तीसरी कौन सी हो गई?
तीसरी कौन सी हो गई? केशिकाएं। जो धमनी होती है, थोड़ा धमनी के बारे में देखते हैं। जो धमनी होती है, धमनी क्या होती है? एक तो थोड़ी मोटी होती है, फिर दूसरा क्या होती है? थोड़ी लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। जो धमनी की जो परत रहेगी, बाहरी परत, वो क्या रहती है? थोड़ी मोटी रहती है और लचीली रहती है। ठीक है, कैसी रहती है? लचीली दीवार की होती है। ठीक है, इनके जो दीवार कैसी होती है? लचीली दीवार प्लस थोड़ी मोटी दीवार। ठीक है, धमनी कैसी है? मोटी दीवार वाली है प्लस लचीली दीवार वाली। क्या है? नली है। क्या है? नली है। ये एक तरह की जो ब्लड को लेके जाती है। ये क्या करती है? इसका काम क्या है? ये शुद्ध शरीर को, शुद्ध रुधिर को, मतलब जो एकदम प्योर ब्लड होता है, अपना साफ सुथरा जो खून होता है, उसको क्या करती है? हृदय से शुद्ध रुधिर को, रुधिर मतलब अपना रक्त, रुधिर को क्या करती है? विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। क्या करती है? विभिन्न अंगों तक सप्लाई करती है। मतलब जो अपने रुधिर रहेगा, साफ सुथरा खून रहेगा, जो हृदय के द्वारा साफ किया जाता है, तो उस खून को क्या करेगी? उस खून को क्या करेगी? धमनी क्या करेगी? विभिन्न भागों तक पहुंचाएगी। अपनी बॉडी के अलग अलग भाग तक खून को पहुंचाने का काम करती है, खून को सप्लाई करने का काम करती है, साफ सुथरे खून को। ठीक है, दूसरी देखो, और इनका जो बहाव होता है, जो इनकी स्पीड होती है, रुधिर बहने की स्पीड, वो बहुत थोड़ी फास्ट होती है, तीव्र स्पीड होती है। इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो रुधिर की जो बहने की जो स्पीड होगी, इनकी क्या होगी? थोड़ी फास्ट होगी, तीव्र होगी। दूसरा देखो सीरा के बारे में। सीरा, दूसरी लिखो सीरा। सीरा क्या करती है? जो अशुद्ध खून होता है अपनी बॉडी में, जो गंदा खून होता है, जिसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिक्स होते हैं, जो साफ सुथरा नहीं होता, तो पूरी बॉडी से क्या करती है? वो लेके आती है और कहाँ पहुंचाती है? हृदय तक पहुंचाती है। हृदय में साफ किया जाता है खून को, तो क्या करती है? पूरी बॉडी से खून को लेके आके हार्ट तक पहुंचाएगी। ये कौन करती है? ये करती है सीरा। किसका काम होता है? ये सीरे का। सीरा क्या करती है कि जो अशुद्ध खून होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लेके आती है। क्या करती है? पूरे शरीर से लेकर आती है। क्या करती है? पूरे शरीर से लेकर आती है। किसको? अशुद्ध खून को। कहाँ लेके जाती है? हृदय के अंदर, हृदय में। हृदय में क्या किया जाता है? खून को साफ किया जाता है। तो सीरा का क्या काम हो गया? अशुद्ध खून को पूरे शरीर से लाकर हृदय में छोड़ती है। और धमनी का क्या काम हो गया? हृदय से जो साफ सुथरा खून होता है वह सभी भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, क्लियर है। और लेकिन इसका जो बहाव होता है, सीरा जो ब्लड का बहाव होता है सीरा के अंदर, वो क्या होता है? धीरे होता है थोड़ा। धमनी में तो खून फास्ट बहता है, लेकिन सीरा में जो खून होता है वो धीरे बहता है। क्यों धीरे इसलिए बहता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत से अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं। क्या होता है? बहुत से अपशिष्ट पदार्थ मिक्स होते हैं। ठीक है, तीसरा लिखो केशिका के बारे में। केशिकाएं, तीसरा नोट लिखो, केशिकाएं। केशिकाएं, तीसरा लिखो केशिकाएं। क्या होती है केशिकाएं? जो धमनी होती है वो तो वैसे तो मोटी होती है, थोड़ी लचीली होती है। उसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। लेकिन जो धमनी जैसे ही किसी भाग तक पहुंची, जैसे ही किसी अंग तक पहुंची, वहां पे पहुंच के क्या होती है? धमनी, केशिकाएं क्या करती है? धमनी को पतला करती है। क्या करती है? धमनी को छोटे छोटे नलियों में बांट देती है। क्या करती है? छोटी छोटी नलिकाओं में बांट देती है। तो ये क्या करती है? ये क्या करती है? धमनी को पतला करती है। ठीक है, ताकि इजीली अंगों के अंदर जा सके। पतली वाहिनियां बनाती है, पतली छोटी छोटी पतली वाहिनियां बनाती है। मतलब ये मान लो कोई धमनी है, ये ब्लड लेके जा रही है, ये कोई अंग है यहाँ पे, तो इजीली नहीं घुस सकती, तो ये क्या करेगी? यहाँ छोटे छोटे वाहिनियों में बांट देगी। ये किसका काम होता है? ये केशिका का काम होता है। केशिका का, किसका? केशिका का काम होता है धमनी को छोटी छोटी वाहिनियों में बांट देना। ठीक है, नोट करो फटाफट।
केशिका होती क्या है? केशिका खुद एक सेल है। क्या है? सेल है, कोशिका है। केशिका क्या है? एक मोटी कोशिका है। केशिका क्या होती है? एक मोटी कोशिका होती है। क्या होती है? मोटी कोशिका होती है केशिका। ठीक है, केशिका खुद क्या है? एक नली नहीं है या कोई वाहिका नहीं है। केशिका क्या है? एक सेल है, एक तरह की। क्या है? सेल है, जो क्या करती है, जो मोटी धमनी होती है, धमनी तो मोटी होती है, उसको क्या करेगी? छोटी छोटी वाहिनियों में बांट देगी। क्या करेगी? छोटी छोटी वाहिनियों में बांट देगी। फटाफट नोट करो। और केशिका जो धमनियों को इनमें बांट देती है ताकि इनमें इजीली पोषक पदार्थों का जो ऑक्सीजन होती है, पोषक पदार्थ होते हैं, वह अंगों तक इजीली पहुंच सके। वो बांटती क्यों है? ताकि क्या? आसानी से अंगों तक जो पोषक पदार्थ हो गए, जो ऑक्सीजन हो गई, वो इजीली अंगों तक जा सके। इसीलिए क्या करती है? धमनी छोटी छोटी वाहिनियों में बांट देती है धमनी को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना रक्त दाब। ये क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करो कि इसमें मेरे को ये डाउट है। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो रक्त दाब। नेक्स्ट हेडिंग डालो रक्त दाब। रक्त के ऊपर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। रक्त के ऊपर लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? रक्त दाब कहलाएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि रक्त मतलब ब्लड। ब्लड के ऊपर जो दाब लगता है वो कौन सा हो गया? ब्लड का दाब, रक्त दाब। ठीक है, जो रक्त की वाहिनियां होती है, ये दाब कहाँ लगता है? जो रक्त की वाहिनियां होती है, रक्त की वाहिनियां होती है, जो रक्त वाहिनियां होती है, उसके ऊपर एक दाब लगता है, एक प्रेशर लगता है। वह दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। किसके ऊपर लगता है? किसके ऊपर लगता है? किसके ऊपर लगता है? रक्त वाहिनियों के ऊपर लगने वाला दाब कौन सा हो गया? रक्त दाब। ठीक है, अब देखो कि यहाँ जो दाब होता है, यहाँ जो दाब होता है वह धमनियों पर ज्यादा लगता है। यहाँ जो दाब होता है वह धमनियों पर ज्यादा लगता है। सिराओं की बजाय धमनियों पर यह दाब ज्यादा लगता है। और ये एक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो रुधिर, जो रक्त दाब लगता है वो धमनियों पर ज्यादा लगता है। किसकी बजाय? धमनियों पर ज्यादा लगता है। क्यों? सिराओं की बजाय धमनियों पर ये रक्तदाब ज्यादा लगेगा। और ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? यह स्टीफन हेल्स ने बताया था। किसने बताया था? स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने क्या बताया कि धमनियों पर सिराओं की बजाय रक्तदाब क्या लगता है? ज्यादा लगता है। नाम वैज्ञानिक का याद रखना है। ये बात वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना है कि स्टीफन हेल्स ने क्या बताया कि सिराओं की अपेक्षा धमनियों पर रक्तदाब ज्यादा लगता है। इसकी खोज किसने करी थी? स्टीफन हेल्स ने। ठीक है, जो रक्तदाब होता है वो दो तरह का होता है। जो रक्तदाब होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? समझने में ज्यादा ध्यान रख लेना क्योंकि नोट्स तो अवेलेबल हो जाएंगे। जो रक्त दाब होता है वो कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का। पहला होता है प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब। दूसरा होता है शिथिलन दाब। दूसरा होता है शिथिलन दाब। पहला होता है प्रकुंचन दाब, दूसरा हो गया शिथिलन दाब। प्रकुंचन दाब मतलब कि जो हृदय के संकुचन के कारण जो दाब धमनी में रक्त बहता है, मतलब जो हृदय संकुचित होता है, जब हृदय धक धक करता है, जब हृदय के अंदर धड़कन होती है, तो उस वजह से
हृदय के संकुचन की वजह से धमनी के ऊपर जो दाब लगता है उसकी वजह से रुधिर का बहाव होता है। धमनी के ऊपर एक प्रेशर लगता है, एक दाब लगता है, किसकी वजह से? हृदय के धड़कन की वजह से, हृदय के संकुचन की वजह से। तो उस वजह से क्या होता है? रक्त बहता है। तो वह दाब क्या कहलाता है? प्रकुंचन दाब कहलाता है कि हृदय के संकुचन के कारण धमनी पर लगने वाले दाब से रक्त का बहाव होता है। किसका? रक्त का बहाव होता है। धमनी पर दाब लगता है, जैसे ही दाब लगेगा तो ब्लड आगे की ओर सिरकेगा, धमनी के अंदर ब्लड बहेगा, रक्त बहेगा। और वह किसकी वजह से बहता है? प्रकुंचन दाब की वजह से बहता है। क्यों? क्योंकि जो हृदय में संकुचन होता है, हृदय धड़कता है, धड़कने की वजह से वो बार बार संकुचित होता है। जैसे ही वो संकुचित होगा, धमनी के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से क्या होगा? ब्लड आगे की ओर सिरकेगा, मतलब आगे की ओर बहेगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। दूसरा देखो, शीतलन और जो ये दाब होता है, जो प्रकुंचन दाब होता है, वो कितना होता है? 120 mm। कितना होता है? 120 mm होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होगा? 120 mm होगा। दूसरा शिथिलन देखो, जब हृदय धड़कता है तो एक बार फूलता है, एक बार वापस सिकुड़ता है। तो जब हृदय वापस सिकुड़ता है तब जो दाब लगता है वह दाब क्या कहलाता है? शिथिलन दाब। शिथिलन दाब मतलब हृदय के धड़कने से तो एक बार हृदय फूलेगा, एक बार वापस सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ने की वजह से जो दाब लगेगा वो कौन सा हो गया? शिथिलन दाब कहलाता है। यह दाब कितना होता है? यह दाब कितना होता है? 80 mm होता है। यह दाब कितना होता है? 80 mm होता है। हृदय के वापस सिकुड़ने की वजह से कौन सा दाब लगता है? शिथिलन दाब लगता है। किसके ऊपर? धमनी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना पौधों में परिवहन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पौधों में परिवहन। पादपों में परिवहन, पौधों में परिवहन। कई बार जो पौधे होते हैं तो वो वायुमंडल से तो क्या करते हैं? CO2 ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं, दूसरे जो मतलब ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो गैस तो प्राप्त कर लेते हैं। किससे? वायुमंडल से पौधे। लेकिन इसके अलावा भी पौधों को मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, ठीक है, आयरन की जरूरत पड़ती है। तो वह तो वो वायुमंडल से प्राप्त कर नहीं सकते, तो वह क्या करते हैं? मृदा में संचित जो आयरन होता है, जो मैग्नीशियम होता है, जो कैल्शियम होता है, वह किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? मूल रोमों के द्वारा। जड़ों के अंदर जो मूल रोम प्रेजेंट होते हैं, जो पौधों की जड़ें होती है, पौधों की जड़ें तो सबने देखी है, जो पौधों की जड़ें होती है उसके ऊपर जो मूल रोम होते हैं, जो हल्के हल्के कांटे टाइप मूल रोम, उसके द्वारा आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे और भी अन्य पोषक पदार्थ है वह जमीन, मृदा से अवशोषित करते हैं। किससे अवशोषित करते हैं? मृदा से अवशोषित करते हैं। तो चीज लिखना, जो परिवहन होता है, परिवहन मतलब किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा, जड़ों में भी उपस्थित मूल रोम द्वारा। जड़ों में उपस्थित मूल रोम द्वारा ऑक्सीजन व CO2 के अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फेरस है, मतलब ये बहुत सारी और भी पोषक पदार्थ है, ये सब मृदा से संचित करता है। किससे संचित करता है? मृदा से संचित करता है। मृदा से संचित करता है। तो ठीक है, मृदा से संचित करेगा तो वह किससे करेगा?
तो जो परिवहन तंत्र होता है वह दो ऊतकों का मिलकर बना होता है। कैसे करता है वो देखना। जो परिवहन तंत्र होता है वो दो ऊतकों से मिलकर बना होता है। शायद सबको पता हो, शायद पता हो। पहला है जाइलम, नाम सुना हो कभी तो। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। पहला कौन सा हो गया? जाइलम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? फ्लोएम हो गया। अब देखो कि जो जाइलम होता है ये दोनों है क्या? है तो उत्तक ही है। ये दोनों क्या है? उत्तक है। तो जो पौधा होता है, अब देखो जाइलम के बारे में देखो। जो पौधा होता है, जो पोषक पदार्थों को, जो पौधा होता है वो क्या करता है? पोषक पदार्थों को विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचाता है? किसके द्वारा पहुंचाता है? पत्तियां, तना हो गया, फूल हो गया, इसके द्वारा परिवहन करता है। किसका? खाद्य पोषक पदार्थों का। तो वे किसमें आते हैं? जाइलम। किसमें आते हैं? जाइलम। जो फूल, पत्ती, तना, इनके द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये कौन से भाग है? जाइलम के भाग है ये सब। इनके द्वारा खाद्य पदार्थों का पूरे पौधे में पहुंचाता है। खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। किसके द्वारा करता है? फूल, पत्ती और तना के द्वारा जो करता है। वहां कौन से वो, ये किसके पार्ट है? ये सब जाइलम के पार्ट है। ये सब जाइलम के अंदर आते हैं। तो पौधा, फूल, पत्ती, तना, इनके द्वारा भी खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो वहां कौन सा उत्तक हो गया? जाइलम उत्तक हो गया। वह कौन सा उत्तक हो गया? जाइलम उत्तक हो गया। कौन सा उत्तक हो गया? जाइलम उत्तक। फ्लोएम उत्तक की बात करें तो फ्लोएम उत्तक में क्या आती है? जड़ आती है। कई बार आपने देखा होगा कि भोजन बनाता है तो वह जड़ से के द्वारा पानी अवशोषित करता है। मिट्टी के अंदर से और भी बहुत से पोषक पदार्थ होते हैं, वह जड़ से अवशोषित करता है। तो वह जो जड़ होती है, वह जड़ होती है, वहां किसके अंदर आती है? फ्लोएम उत्तक के अंदर। किसके अंदर आती है? फ्लोएम उत्तक के अंदर। अगर जड़ द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन करे तो वह कौन सा उत्तक हो गया? फ्लोएम उत्तक हो गया। ठीक है, मतलब क्या करता है कि जड़ों से वो क्या करता है? जो पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी से, मिट्टी के जो पोषक पदार्थ होते हैं वह खींचता है, पोषक पदार्थों को खींचता है और खींच के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। किसके द्वारा पहुंचाता है? जड़ के द्वारा पहुंचाता है। तो वह उस जड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है? फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। ठीक है। अब देखो जल का परिवहन हो गया। नेक्स्ट देखना, जाइलम फ्लोएम के बारे में देखना। अब देखना जल का परिवहन। ये तो हो गया पौधों में जो में पोषक पदार्थ है उसका परिवहन करता है, ये तो वो चीज हो गई। अब देखो जल का परिवहन कैसे करता है? जल का परिवहन कैसे करता है? पौधों में जल का परिवहन, जो पौधा है वो जल का परिवहन कैसे करता है? जल का परिवहन कैसे, किसके द्वारा करेगा? मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर जो जल का परिवहन करेगा वो किसके द्वारा करेगा? किसके द्वारा करेगा? तो जड़ के द्वारा करेगा। वो किसके द्वारा करेगा? जड़ के द्वारा करेगा। जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा भी किसके द्वारा? जड़ के ऊपर कभी देखा हो तो जड़ के ऊपर छोटे छोटे मूलरोम प्रेजेंट होते हैं। जड़ के ऊपर छोटे छोटे, मान लो ये जड़ है, मान लो ये जड़ है, ये जड़ है, इसके ऊपर छोटे छोटे से मूलरोम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? मूलरोम है। क्या है? जड़ के ऊपर ऐसे कुछ मूलरोम पाए जाते हैं। इन मूलरोम के द्वारा, इन मूलरोम के द्वारा यह क्या करता है? मिट्टी से पानी अब्सॉर्ब करता है, मिट्टी से पानी खींचता है। क्या करता है? मिट्टी से पानी खींचता है, अवशोषित करता है। किसके द्वारा? मूलरोम के द्वारा। किसके द्वारा? मूलरोम के द्वारा। ठीक है।
जो जल होता है, जो जल होता है वह क्रमिक, वह क्या होता है कि कंटिन्यू वह जड़ के मूल रोमों के अंदर प्रेजेंट करता जाता है, जड़ के अंदर अवशोषित होता जाता है। क्या होता है? जड़ के अंदर अवशोषित होता जाता है। अवशोषित होते जाएगा तो जड़ क्या करेगी? जल को तोड़ती रहेगी, विघटित करेगी। जल क्या करेगी? जड़ क्या करेगी? जल को विघटित करेगी। क्या करेगी? विघटित करेगी। क्या करेगी? जल को विघटन का काम करेगी। कौन? जड़। और विघटन करके जल को कहां पहुंचाएगी? जाइलम उत्तक के पास। किसके पास पहुंचाएगी? विघटन करने के बाद वह कहां पहुंचेगी? जाइलम उत्तक के पास। किसके पास पहुंचाती है? जाइलम उत्तक के पास पहुंचाती है। किसके? जाइलम उत्तक के पास। जल को मृदा से अवशोषित कर लिया, फिर उसको क्या करेगी? विघटन का काम करेगी। विघटन का काम करते ही वह किसके पास पहुंचाएगी? विघटित जल को जाइलम के पास पहुंचाएगी। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना नेक्स्ट हेडिंग डालो, भोजन व अन्य पदार्थों का स्थानांतरण। नेक्स्ट हेडिंग डालो, भोजन व अन्य पदार्थों का स्थानांतरण। अन्य पदार्थों का स्थानांतरण। अभी समझाने वाली चीजें हैं, सब समझ लो। नोट्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स उतारने में मत रहो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे भोजन बनाते हैं, जो पौधे होते हैं, जो पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से समझा रखी है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पौधों ने भोजन तैयार करा है, वह अलग अलग भागों तक पहुंचाना, वह पौधे के पूरे भाग तक पहुंचाना, वह पौधे के पूरे भाग तक पहुंचाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। मतलब जो पौधे ने जो प्रकाश संश्लेषण की हेल्प लेके जो भोजन बनाया है वो पूरे पौधों तक पहुंचाता है, तो वह क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, नोट करो। और वहन जो होता है, जो भोजन पहुंचाया जाता है, वह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम उत्तक द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम उत्तक द्वारा पहुंचाया जाता है। जो पौधों ने भोजन तैयार किया है वह भोजन फ्लोएम उत्तक द्वारा, किसके द्वारा? फ्लोएम उत्तक द्वारा पौधे के एक एक भाग तक पहुंचाया जाता है। किसके? फ्लोएम उत्तक द्वारा। ध्यान रखना ये चीज। और जो फ्लोएम उत्तक होता है, जो फ्लोएम उत्तक होता है, जो फ्लोएम उत्तक होता है, वह भोजन के अलावा, फ्लोएम उत्तक क्या करता है? भोजन के अलावा जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, जो पोषक पदार्थ है, उनका भी क्या करता है? वहन करता है। भोजन के अलावा, भोजन के अलावा पोषक पदार्थों का भी क्या करता है? वहन करता है। क्या करता है? पोषक पदार्थों का भी वहन करता है। जो नाइट्रोजनी पदार्थ हो गए, जो अन्य पोषक तत्व है, जो भी पोषक पदार्थ है जो जड़ों से अवशोषित किए गए हैं, उनको भी क्या करता है? उनका भी वहन करता है अलग 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 भागों तक। ठीक है, नोट करना। भोजन व अन्य पदार्थों का वहन, तो जो फ्लोएम उत्तक है, उस उत्तक के अंदर कुछ सहायक कोशिकाएं होती है, कुछ सहायक कोशिकाएं होती है। फ्लोएम के उत्तक के अंदर कुछ सहायक कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के द्वारा वहन किया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम उत्तक के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन फ्लोएम उत्तक के अंदर भी कुछ सहायक कोशिकाएं होती है। कौन सी? हेल्पर सेल। हेल्पर सेल, सहायक कोशिकाएं होती है, उसके द्वारा पूरे पौधे में भोजन है, अन्य पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, कुछ पोषक तत्व है, सब के सब पहुंचाए जाते हैं, सब के सब सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग डालो उत्सर्जन, नेक्स्ट हेडिंग डालो उत्सर्जन, नेक्स्ट हेडिंग डालो उत्सर्जन। अब देखो भोजन पहुंच गया शरीर में सब जगह, मानव की बात करते हैं अपन, उत्सर्जन, भोजन पहुंच गया सब जगह, पूरे सभी अंगों तक भोजन का सप्लाई हो गया, लेकिन जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, कुछ अपच पदार्थ जो बिना काम के हैं, जो किसी काम के नहीं है, उनको क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन, मतलब शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है जो किसी काम के नहीं होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। क्यों, अपशिष्ट पदार्थ है जो बॉडी में किसी काम का नहीं है, क्यों फालतू में पड़ा रहेगा, तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, उत्सर्जन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। नोट करो। मानव के अंदर, अपन मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो अंग होता है, उत्सर्जन अंग है, बताऊंगी कौन कौन से हैं। उन उत्सर्जन अंगों को क्या कहते हैं, अंग उत्सर्जन तंत्र। ये अंग मिलकर काम करते हैं। उन उत्सर्जन अंगों को क्या कहते हैं अपन, उत्सर्जन तंत्र क्या कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो सभी अंग जो होते हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं इस प्रक्रिया में। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने के लिए उत्सर्जन अंग क्या साथ में मिलकर काम करते हैं। तो उन अंगों को क्या कहते हैं अपन, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, ये मिटा दूं। उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं वो देखना। उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं, पहला है वृकक, ऊपर हेडिंग डाल देना उत्सर्जन अंग। पहला है वृकक, पहला है वृकक, दूसरा है मूत्रवाहिकाएं, मूत्रवाहिकाएं, तीसरा है मूत्राशय, मूत्राशय, चौथा है मूत्रमार्ग, चौथा है मूत्रमार्ग। ठीक है, तो ये कुछ 4 अंग है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में सब मिलके काम करते हैं। कौन कौन से, वृकक है, मूत्रवाहिका है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। ये सब चारों मिलके एक साथ काम करते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी चारों अंगों को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो पहला हेडिंग डालो वृकक, पहला हेडिंग डालो वृकक। वृकक, वृकक जिसको अपन किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, किडनी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जो वृकक होते हैं सबको पता होगा, वृकक पेट में, उदर के दोनों, लेफ्ट राइट दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उदर में। उदर मतलब पेट, उदर में दाएं बाएं प्रेजेंट होते हैं, दाएं व बाएं प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित होते हैं। कहाँ उठते हैं, उदर के अंदर। उदर मतलब पेट। और इनका कलर कैसा होता है, जो वृकक होते हैं वह उदर के अंदर लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इनका कलर कैसा रहेगा, ब्राउन कलर। कैसा रहेगा, भूरे रंग के होते ही है। कैसे कलर के होते हैं, भूरे कलर के होते हैं वृकक। कैसे होते हैं, भूरे कलर के। जो इनका जो बाहरी भाग होता है, जो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं,
कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो इनका जो ये वाला हिस्सा रहेगा, ये बाहर का जो भाग रहेगा वो कैसा रहेगा, फूला हुआ। कैसा, ये बाहर का हिस्सा कैसा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, फूला हुआ। ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, फूला हुआ दिख रहा है। और ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, अंदर, ये अंदर की ओर दबा हुआ है। तो जो अंदर वाला हिस्सा होता है इनका वो कैसा होता है, दबा हुआ। कैसा होता है, दबा हुआ। लेकिन जो बाहर का हिस्सा होता है, बाहर का ये कैसा होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है। बाहर का जो वृक्क का जो बाहर का जो संरचना रहेगी वो थोड़ी फूली हुई रहती है। ठीक है। और इनके बीच में जो ये छोटा सा गड्ढा आपको दिख रहा है, इनके बीच में जो छोटा सा गड्ढा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। ये एक इनके भी मध्य भाग में छोटा सा क्या होता है, गड्ढा होता है। क्या होता है, छोटा सा गड्ढा होता है जिसको हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। अब देखना, जो हाइलम होता है आपने देखा होगा कि हाइलम के अंदर ये जो नली निकली हुई रहती है, ये नली, ये आगे किस में खुलती है, धमनी में खुलती है। किस में खुलती है, धमनी में खुलती है। जो ये आपको नली दिख रही है, जो ये आपको नली दिख रही है वो किसके अंदर खुलती है, आगे धमनी में जाके खुलती है, धमनी में जाके प्रवेश करती है। कौन सा, हाइलम, जो किसमें प्रवेश करता है, आगे धमनी में प्रवेश करता है। ठीक है। आगे वाला हिस्सा फूला हुआ रहेगा, अंदर वाला हिस्सा दबा हुआ रहेगा। जो ये नली दिख रही है आपको, ये किसकी बनी हुई है, रक्त कोशिकाओं की बनी हुई है। तो ये आगे जाके किसमें खुलती है, धमनी में खुलती है। किसमें खुलती है, धमनी के अंदर खुलती है। और जो वृक्क शिरा है, जो वृक्क शिरा है वो बाहर की ओर निकली हुई रहती है। वृक्क शिरा बाहर की ओर निकलती है। जो हाइलम रहेगा वो तो वृक्क धमनी में खुलेगा, लेकिन जो वृक्क शिरा रहती है वह इससे बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर की ओर निकली रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मूत्र वाहिनियां। दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है, मूत्र वाहिनियां। दूसरा भाग लिखो, मूत्र वाहिनियां। मूत्र वाहिनियां, हेडिंग डालो। मूत्र वाहिनियां क्या होती है कि ये वृक्क से मिलकर बनी होती है। मूत्र वाहिनियां क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, ये वृक्क से मिलकर बनी होती है। इनकी जो भित्ति होती है, मूत्रवाहिनियों की जो भित्ति होती है वह थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है। मूत्रवाहिनियों की जो भित्ति होगी ये बहुत सारी होती है, पहली चीज तो। और इनकी जो भित्ति होगी वो कैसी होगी, थोड़ी मोटी होती है। भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। और जो इनके अंदर जो गुहा रहेगी वो संकरी रहेगी। मूत्रवाहिनियों की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। इनके अंदर जो एक गुहा पाई जाती है वह गुहा कैसी रहती है, संकरी रहती है। कैसी रहती है, संकरी रहती है। इनके अंदर जो गुहा प्रेजेंट होती है वह कैसी रहती है, संकरी रहती है। और इसकी भित्ति के अंदर क्या होगा, क्रुमक कुछ गतियां होगी, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होता है। इनकी जो भित्तियां है उसके अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। और ये संकुचन क्यों होता है, इनकी भित्तियों में संकुचन क्यों होता है कि जो मूत्र होता है वो आगे की ओर बहता है, आगे की ओर बहाव होता है उसका। अगर संकुचन नहीं होगा तो जो मूत्र है वो आगे नहीं बहेगा, लेकिन संकुचन की वजह से मूत्र का आगे बहाव होता है। ठीक है। तो संकुचन के कारण मूत्र का बहाव होता है। ठीक है, मूत्र का बहाव होता है। इसके बारे में ज्यादा देखना है ही नहीं, आपकी इतना ही है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मूत्राशय। तीसरा, मूत्राशय।
मूत्राशय। क्या होता है मूत्राशय? क्या होता है मूत्राशय? यह पेट के पिछले हिस्से की तरफ स्थित होता है। मूत्राशय क्या होता है? मूत्राशय के अंदर बहुत सारी मूत्रवाहिनी आके खुलती है। मूत्राशय के अंदर क्या खुलती है? बहुत सारी मूत्रवाहिनी आके खुलती है। मूत्राशय में क्या आके खुलती है? मूत्रवाहिनियां। मूत्रवाहिनियां किसमें आके खुलती है? मूत्राशय के अंदर मूत्रवाहिनियां खुलती है। और यहाँ क्या रहता है? मूत्र एकत्रित रहता है। मूत्राशय के अंदर मूत्र एकत्रित रहेगा, इकट्ठा रहेगा। यहाँ एकत्रित रहता है। कहाँ एकत्रित रहेगा? मूत्राशय के अंदर एकत्रित रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारी वाहिनियां आके खुलेगी जो मूत्र को आगे की ओर लेके जाएगी। तब तक के लिए मूत्र कहाँ इकट्ठा रहता है? मूत्राशय के अंदर इकट्ठा रहता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, चौथा पॉइंट लिखना मूत्र मार्ग। चौथा पॉइंट लिखो मूत्र मार्ग। लिखा, हेडिंग डाल दी मूत्र मार्ग। जो मूत्र मार्ग में ज्यादा कुछ आपके डिटेल नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो ये मूत्र मार्ग होता है उसका पश्च शिरा संकृत हो जाता है। पश्च शिरा संकृत हो जाता है। संकृत होकर एक पतली नलिका में चेंज हो जाता है। पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा? जो मूत्रमार्ग होता है वह एक पतली नली के रूप में संकृत हो जाएगा। संकृत हो गया, एक पतली नलिका के रूप में आ जाएगा। तो वह नली क्या कहलाती है? मूत्रमार्ग कहलाती है। ठीक है, मतलब जो मूत्राशय है, ये मूत्राशय है, या आगे जाके किसमें संकृत हो जाएगा? एक पतली नली में, एक पतली नली में संकृत हो जाता है। तो वहां क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना व्रकाणु या नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर आपके क्वेश्चन तो फिक्स है, 100% आएगा इस बार। व्रकाणु या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, हेडिंग डालो व्रकाणु या नेफ्रॉन। प्रत्येक जो वृकक होता है, ये वृकक है, ये वृकक है, ये वृकक है। ये क्या होता है? इसके अंदर बहुत सी नलियां होती है, बहुत सी छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी नलियां होती है। वृकक के अंदर बहुत सी छोटी छोटी नलिकाएं होती है। उन नलिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इन नलियों को अपन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या व्रकाणु कहते हैं। जो वृकक है अपने पास, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी पतली पतली नलियां पाई जाएगी। पतली व छोटी नलिका, छोटी नलिका, जो छोटी नलिकाओं की जो संरचना होती है, ये क्या कहलाती है? व्रकाणु या नेफ्रॉन कहती है। बिल्कुल पतली और बिल्कुल छोटी संरचना होगी, जो प्रत्येक दोनों वृकक के अंदर प्रेजेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि एक वृकक में रहेगी, दोनों वृकक के अंदर पतली एकदम बिल्कुल सूक्ष्म छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती है। उन नलिकाओं को अपन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है? उत्सर्जन की एक इकाई है। क्या है? उत्सर्जन की भी एक छोटी इकाई है नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन की थोड़ी स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है ये। ये नेफ्रॉन इस तरह से दिखता है। नेफ्रॉन कैसे दिखता है? इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो ये आगे वाला हिस्सा होता है, जो ये आगे वाला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। जो नेफ्रॉन का जो ये आगे वाला हिस्सा है, जो ये आपको एक प्याले की तरह दिख रहा है, ये क्या एक प्याले की तरह दिख रहा है, तो बोमेन संपुट क्या कहलाता है? पहला इसका हिस्सा कौन सा हो गया? बोमेन संपुट। कौन सा हो गया? बोमेन संपुट। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? प्याले नुमा। ये एक प्याले की तरह दिख रहा है, ये देखो गोल, ये देखो बिल्कुल गोल प्याले नुमा संरचना है, प्याले नुमा संरचना होती है। ब्रोमेन संपुट क्या होता है? प्याले नुमा संरचना होती है। और अब देखो इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ब्लड सेल्स का क्या होता है? गुच्छा होता है, मतलब रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? बहुत सारी रुधिर कोशिकाओं का इसके अंदर गुच्छा होता है। रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो दूसरा भाग कौन सा हो गया? दूसरा भाग कौन सा हो गया? ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। जो ये बहुत सारी ग्लोमेरुलस क्या है? रक्त कोशिकाओं का गुच्छा है, रक्त सेल्स का गुच्छा है। रक्त कोशिकाओं का गुच्छा, रक्त कोशिकाओं का गुच्छा क्या हो गया? ग्लोमेरुलस हो गया। अब देखो ये तो हो गया रक्त कोशिकाओं का गुच्छा, ये हो गया एक प्यालेनुमा संरचना जिसको अपन ने बोमेन संपुट कहा, बोमेन संपुट नाम है इसका। इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के, इस पूरे हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? मेल पीगिकाय। क्या बोलते हैं? मेल पीगिकाय। इस पूरे हिस्से को अपन ने क्या बोला? मेल पीगिकाय। इन दोनों को मिला के, इन दोनों का मिक्स नाम क्या हो गया? मेल पीगिकाय। क्या हो गया? मेल पीगिकाय। बोमेन संपुट और जो रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा है, जो ग्लोमेरुलस है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला पूरा हिस्सा, इस पूरे को मिला के अपन ने क्या कहा? मेल पीगिकाय कहा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई संग्राहक नली, इसको तो संग्राहक नली, ये तो कौन सी हो गई? संग्राहक नली हो गई। ये जो निकल रही है, ये जो निकल रही है, ये जो बाहर की तरफ निकल रही है, वो क्या हो गई? वृकक सीरा। सीरा, वृकक सीरा। और ये जो अंदर जा रही है, ये अंदर जाती दिख रही है आपको? ये नाम हटाओ। ये जो अंदर जा रही है, ये जो अंदर जाती दिख रही है, उसका क्या नाम है? वृकक धमनी। क्या नाम हो गया इसका? वृकक धमनी। ये जो अंदर जाती दिख रही है वो तो हो गई वृकक धमनी, और ये जो बाहर आती वापस दिख रही है वो कौन सी हो गई? वृकक सीरा। कौन सी हो गई? वृकक सीरा। ये जो संग्राहक नली है, ये जो संग्राहक नली है, ये संग्राहक नली भी के कुछ हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया वो कौन सा हो गया? ऊपर वाला हिस्सा हो गया वो कौन सा हो गया? समीपस्थ हिस्सा, जो समीप है, थोड़ा समीपस्थ भाग। और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? दूरस्थ भाग, क्यों? ये थोड़ा दूर है, दूरस्थ भाग, ठीक है। कौन सा हो गया? दूरस्थ भाग। ये नोट कर लेना डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। पादपों में, पादपों में परिवहन कैसे होता है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन।
पादपों में परिवहन कैसे होता है? पादपों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? एक CO2 ही तो है। पादपों में जो अपशिष्ट पदार्थ है जो जिसको बाहर निकाला जाता है वह क्या है? एक CO2 है। तो पादपों में जो परिवहन होता है, पादपों में जो परिवहन होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन होता है पादपों में जो। तो CO2 का उत्सर्जन कैसे होता है? CO2 का उत्सर्जन कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? पादपों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। जो पादपों में कई बार देखा होगा कि पौधों के ऊपर जो होता है वो गोंद होता है। सबने देखा होगा गोंद क्या होता है, सबको पता है। गोंद है, रेजिन है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वह पादपों में किसके अंदर रहता है? जाइलम के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वे जाइलम के अंदर प्रेजेंट रहता है। किसमें? जाइलम में उपस्थित। किसमें उपस्थित रहता है? जाइलम में उपस्थित रहता है। और जब दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय क्या किया जाता है? उत्सर्जन इनका कर दिया जाता है, इनको बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दिया जाता है। जैसे क्या क्या है अपशिष्ट पदार्थ? गोंद है, रेजिन है, ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ है। ये किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा या अन्य ऊतकों की सहायता से इनको बाहर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। ये तो था अपना 6 चैप्टर, पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक पूरा मैंने कंप्लीट क्लियरली अच्छे से करवाया है। अगर कोई नोट्स अच्छे से नहीं बना पाया या छूट गए हो तो मैंने क्लियरली अच्छे से समझाया है, ये समझना ज्यादा जरूरी था। तो नोट्स मेरे से अवेलेबल है, मेरे से ले लेना, कमेंट में मैसेज कर देना। ठीक है। और दूसरी चीज 6 चैप्टर अपने को कंप्लीट हो चुका है। आगे जो आपके चैप्टर है वो थोड़ा टफ होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ाओ। क्यों? अब जो चैप्टर होने वाले हैं वो थोड़े टफ होने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहो मेरे साथ। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अब मेरे चैनल को क्या करो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 7th वाला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना। 7th यूनिट स्टार्ट होने वाली है। 6th यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ट्यूशन मैं करवा दूंगी।